मैं अनामिका पांडे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवशंकर मिश्रा, पारस एचएमआरआई पटना में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की भूमिका पर हूं। आज मैं पोथी पत्री फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों के सवाल का जवाब दूंगा जो भारतीय महिलाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं सर कि अभी ये अक्टूबर मंथ चल रहा है और काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। और आजकल की बढ़ती जनरेशन में हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चल रहा है, बहुत महिलाएं इससे अब पीड़ित हो रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारी दर्शकों, हमारी घर बैठी महिलाएं, माता बहनों को बताएं कि एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है और ये किन एज ग्रुप में पाया जाता है, सिर्फ बड़ी महिलाओं में कि बच्चियों में भी या फिर मिडिल एडल्ट ग्रुप में। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अक्टूबर महीने को हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि सारी महिलाओं को अपने शरीर के बारे में जानकारी सबसे ज्यादा मिले। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण जो हैं वो ब्रेस्ट और निपल एरियोला से संबंधित होते हैं। ब्रेस्ट में गठान होना या बगल में या कांख जिसे हम बोलते हैं एक्जिला, वहां पे गठान होना, ब्रेस्ट के साइज या शेप में चेंज होना, दोनों ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आ जाना, निप्पल में खिंचाव, ब्रेस्ट के ऊपर जो चमड़ी है उसमें कोई परिवर्तन आना, ये सब लक्षण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ ऐसा कोई एज क्राइटेरिया अब नहीं रह गया है कि ये केवल बूढ़े लोगों में होगा या मिडिल एज में होगा या यंग में होगा। जो हमने लास्ट 5 साल या 10 साल की बात करें, जो ट्रेंड देखा जा रहा है, भारतीय महिलाओं में यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। yes, sir. और जैसा हमने इंटरव्यू की शुरुआत में बात की कि सब कुछ लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है, यहाँ भी ऐसा ही है। बॉडी फैट या सेंट्रल ओबेसिटी या सेंट्रल फैट जिसको बोलते हैं, वो कन्वर्ट होके एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है, जो कि महिलाओं से संबंधित हार्मोन है। शरीर जितना ज्यादा हार्मोन्स के कवर में रहेगा, चाहे वो अर्ली मेनार्की हो, लेट मेनोपॉज हो, तो ड्यूरेशन जो है एस्ट्रोजन एक्सपोजर का वो उतना ज्यादा हो गया हार्मोन्स का, तो वैसे लोगों में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस आम पॉपुलेशन से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें तो लाइफ स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी डाइट होना, आपको हेल्थ पे ध्यान देते हुए जो चीजें हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी ही क्यों ना हो, प्रेगनेंसी एक प्रॉपर टाइम पे हो जाना, डिलेड प्रेगनेंसी ना होना, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए एक अच्छी चीज मानी जाती है। ओके सर। जैसे कि पहले के टाइम में उतना ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता था मेरे ख्याल से, जितना अभी के परसेंटेज में बढ़ गया है, क्योंकि पहले लोगों को इसके बारे में बहुत कम ही प्रतिशत ऐसे महिलाएं थी या लड़कियां थी या पुरुष भी मान लीजिए जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता है। तो सर मैं चाहूंगी कि आज हमारे इस माध्यम से घर में बैठे बहुत सारे जो पुरुष भी हैं, जिनके घर में उनकी बेटियां हैं, पत्नियां हैं, अगर उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उन्हें किस स्टेज पे, उनको फर्स्ट स्टेज पे मैं चाहूंगी कि सर ब्रेस्ट कैंसर भी कैंसर है तो इसके भी अलग अलग स्टेजेस होंगे, इसकी भी कुछ थेरेपीज होंगी, तो उन्हें इससे रिलेटेड प्लीज थोड़ा उन्हें बताइए। जी, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हम फर्स्ट स्टेज होने का वेट भी ना करें। स्क्रीनिंग कहा जाता है, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग होती है, जो पूरी दुनिया में इसके लिए गाइडलाइंस अलग अलग हैं। इंडिया में एज सच कोई स्टैटिक गाइडलाइन नहीं है, हम फॉरेन की गाइडलाइंस यूजुअली फॉलो करते हैं। तो ऐसा माना गया है कि 40 साल के होने पर या 40 साल के आसपास आपको स्क्रीनिंग से संबंधित जो भी जांचें हैं वो करनी है। उसमें सबसे पहला आता है खुद का एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। बहुत तरीके होते हैं इसके। लेट के एग्जामिन किया जाता है, आईने के सामने खड़े होकर दोनों हाथ उठा के आप अपना एक्जिला देख सकते हैं, ब्रेस्ट को पैल्पेट कर सकते हैं। मल्टीपल वीडियोस और ब्रोशर आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। और ऐसा करने का एक ड्यूरेशन आपको फिक्स करना होता है। पीरियड्स खत्म होने के कुछ टाइम बाद इसको करना है। हर महीने एक ही टाइम पे अगर करें तो वो एक रूटीन बन जाती है। तो हर 40 साल की महिला को ये आना चाहिए कि अपना एग्जामिनेशन कैसे करें। जिस भी दिन उन्हें थोड़ा भी लगता है कि नॉर्मल से हट के कुछ आ रहा है, इमीडिएटली अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, जिनके पास भी जाए, वो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी वहां से कि आगे क्या करना है। हर गांठ कैंसर नहीं होती, कई बार बिनाइन ट्यूमर भी होते हैं, कई बार बिनाइन गांठें भी होती हैं जो अपने आप गायब हो जाती हैं, उसका कोई संबंध नहीं होता कैंसर से।
तो ऐसा ना हो कि हमें गांठ मिला और हम डर के बैठ गए कि हमें कैंसर हो गया और हम सारी चीजें छोड़ दें। यस सर, मेरे मन में एक प्रश्न और इससे जुड़ता हुआ आ रहा है, और प्रश्न क्या, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में लोगों को बताएं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रिवेंटिंग मेजर माना जाता है फॉर ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल। तो सर आप इसके बारे में महिलाओं या फिर जो भी लड़कियां हैं, औरतें, उनको जानकारी प्लीज प्रोवाइड करें। जी, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बहुत सारे फायदे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन उसमें से एक है। जो भी महिलाओं में डेटा के थ्रू ये देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी उनमें ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स काफी कम पाए गए थे, और ये साबित है लिटरेचर में कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने का एक तरीका है। इसके साथ साथ ही देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, और उसके अलावा जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, जिन्हें नली पैरेस कहा जाता है, नली पैरिटी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, जिनकी डिलीवरी हो रही है, जो फर्टिलिटी मेंटेन कर रही हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्टली इंडियन पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे डेटा जो हैं वो इंडिया के नहीं है। स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग के और भी फायदे हैं। जो यूट्रस डिलीवरी के बाद चेंज होता है, उसका इन्वॉल्यूशन होता है, वो अपने शेप में आता है, बॉडी ज्यादा अच्छा फंक्शन करती है। तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने के तरीके से ना भी सोचें, फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओके सर, तो यहाँ पे हमने कैंसर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर जो अभी कुछ ज्यादा बढ़ रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर की लगभग सारी बातें तो हमने बात कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको जानने की जरूरत है वो है कि ना मैं आपको बता सकती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ना सर उसकी चीजें ज्यादा आपको, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपना ख्याल रखती हैं, क्योंकि आप देख रही हैं अपने डेली टू डेली लाइफ में कि आपके साथ कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर को एक मंदिर जैसा रखना चाहती हैं कि कचरे के डिब्बे जैसा चल रहा है वैसे उसको छोड़ देना चाहती है। तो मेरा ये कहना है कि आप सब अपने ऊपर खुद से जागरूक रहिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई बीमारियां हैं तो उसे प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि ये अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो हमने ये सारी बीमारियां, लक्षण सब डिस्कस कर लिया। तो सर अगर आज हमारे साथ है तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, प्लीज इसके बारे में थोड़ी जानकारी और दीजिए। ओके, तो जैसे हमने लक्षण में बात की कि गांठ की तरह ये सबसे पहले आता है, तो वैसे केस में आपको उसकी FNAC या उसकी बायोप्सी करवानी होती है। हम लोग प्रेफरेबली बायोप्सी करते हैं ताकि बड़ा टुकड़ा मिल सके। और ब्रेस्ट कैंसर चूंकि एक हार्मोनल डिजीज है, सिस्टेमिक डिजीज है, तो हम उस पर बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं, और टुकड़े की जांच करने से ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं फैलता है। ओके, तो जैसे ही हम बायोप्सी करते हैं पता चल जाता है कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद हम कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जिसमें मैमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का, या साथ में एक्जिला का भी। उसके अलावा छाती का एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब मेटास्टैटिक वर्कअप में किया जाता है। इन सबको मिला के स्टेज कंफर्म होता है। ऐसा नहीं है कि टुकड़े की जांच की और स्टेज पता चले। यस सर, बहुत सारे लोगों के मन में मिथ है कि बायोप्सी टुकड़ों की जांच से और ज्यादा कैंसर फैल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और बायोप्सी करना हमारी बहुत जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे ये किस तरह का कैंसर एक्चुअली सर। और उसके बाद जब स्टेज क्लियर हो जाती है तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं, जिसमें तीनों मॉडलिटी का इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो। स्टेज के आधार पे ये तीनों डिसाइड किए जाते हैं कि पहले कौन सा देना है। तो कभी भी दो मरीजों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इसको पहले कीमो लगी थी, इसको पहले सर्जरी हो रही है। ये इंडिविजुअलाइज होता है ये ट्रीटमेंट। तो ये ओवरऑल एक फॉर्मेट है डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक। तो स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाते हैं इलाज के इलाज के स्टेप्स नहीं, इलाज के जो टाइप्स हैं, चाहे वो रेडिएशन, कीमो या सर्जरी हो। कई बार होता है कि बीमारी को छोटा करने के लिए पहले कीमो दी जाती है, फिर ऑपरेट किया जाता है। कई बार होता है बीमारी ऑलरेडी छोटी है तो पहले ऑपरेट किया जाता है, फिर कीमो दिया जाता है। और ये गाइडलाइन प्रूवन चीजें होती हैं, तो ये इसी डायरेक्शन में दी जाती है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनसाइट। आई होप कि आपने जो समय दिया ये व्यर्थ ना जाए, लोग इस पे अहम करें, लोग अपने शरीर को देखें और इन सारे इंटरव्यूज को सुने, क्योंकि ये जरूर आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच, आप सबने हमारा साथ दिया इस इंटरव्यू के साथ। जुड़े रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने शरीर की रखवाली खुद कर सकते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक रूप को ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। शुभ महावरी।